जीतेगा, धड़ से कटेगा, गाँव में जीतेगा, कहाँ पे बचेगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब का, जो बड़ी नामी गिरामी हस्ती हैं, जो चांसलर हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद के, और इसके साथ साथ आप ख़ुद स्कॉलर हैं। और जब बात होती है मौलाना आज़ाद की तो आप उनकी फैमिली के जाननशीन हैं, एक तरह से पड़पोते हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ फ़िरोज़ बख्त भाई आपको। से कुछ अरसा पहले ही वायलेंट प्रोटेस्ट भी हो रहे थे और एक प्रोपेगेंडा भारत के ख़िलाफ़ क्रिएट किया जा रहा था, और जो अभी भी क्रिएट किया जा रहा है कि मुसलमानों की जो सूरत हाल है भारत में वो अच्छी नहीं। आप ख़ुद एक तरह से मुस्लिम लीडर भी हैं और चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के, और जो आपकी लेगेसी है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि मौलाना आज़ाद कोई मामूली हस्ती नहीं और आप उस खानवादे से हैं। तो आप इन सब बातों को कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छा पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं कोई लीडर नहीं हूँ। आपने मुझे कहा कि आप मुस्लिम लीडर हैं। आई एम नो लीडर। मैं मैं ठीक है इसलिए वो चांसलर मुस्लिम ज़रूर लीडर हूँ कहता हूँ, आप लीड करने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो हाँ हमारे लिए लीडर ही हैं आप। ये आपकी हम्बलनेस है कि आप चीज़ों को उस तरह देखते हैं। नहीं, देखिए मैं कोशिश करता हूँ। वो आपकी बात जायज़ है, मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। और मैंने कोई मुस्लिम कौम की ठेकेदारी नहीं ली हुई और बड़े-बड़े लीडर्स हैं। मैं तो एक बहुत ही आई एम अ वेरी स्मॉल फ्राई, मैं बताऊँ आपको ताहिर साहब। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि मुल्क व कौम के लिए जो भी बेहतर बात मैं कर सकूँ, जो भी अल्लाह काम ले ले, मेरी कोशिश यही रहती है। अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने सवाल किया कि एक ऐसा अ, यानी समझिए परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया, एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है इन दिनों, और पहले भी क्रिएट किया गया, कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं, उनका नातका बंद है, उनको उनका जीना हराम कर रखा है। कुछ इस तरह की बातें कही जा रही हैं, और भी बहुत सी बातें कही जा रही हैं। तो मैं बड़ी सफाई के साथ बतौर एक इंडियन मुस्लिम एंड अ लेमैन, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं, वो इस किस्म के लोग हैं जो कि एंटी गवर्नेंस और एंटी इंडिया लॉबी के लोग हैं। ये अफ़सोस की बात है कि हिंदुस्तान में एक पैरेलल लॉबी या गवर्नेंस आप कह सकते हैं, ऐसा चल रहा है। एक तो गवर्नेंस चल रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, और दूसरा गवर्नेंस चल रहा है इन्हीं जैसे लोगों का, कि जिन्होंने ये एक फ़ॉल्स एक पैराडाइम अनफॉर्च्यूनेटली क्रिएट कर रखा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ज़ुल्म हो रहा है और उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बिल्कुल गलत बात है। मैं इसको सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि अल्लाह का बड़ा करम है कि मुसलमान यहाँ बड़े आराम से रह रहा है। हर आज़ादी है मुसलमान को। और आप ये देख लीजिए कि जिन लोगों ने ये एक नैरेटिव क्रिएट किया है कि मुसलमान वहाँ बड़ा उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़ुल्म हो रहा है उसके ऊपर, तो वो लोग टीवी पे जाके बड़ी बबांगे दहल ऊँची-ऊँची आवाज़ में इस तरह की बात कहते हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर यही बात वो रशिया में कहते, या वो चीन में कहते, या सऊदी अरब में कहीं ऐसे मुल्क में कहते, या इवन मलेशिया में भी कहते, तो दे वुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स। लेकिन ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की, ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की, कि सबको अपनी बात कहने की इजाज़त है। यहाँ पे लोग जो है वज़ीर-ए-आज़म मोदी को गालियाँ तक दे डालते हैं टेलीविज़न के ऊपर, और हुकूमत के खिलाफ ऐसी-ऐसी बातें कह जाते हैं कि मैं यहाँ कह नहीं सकता। लेकिन ये बहुत बड़ा दिल है। जैसे वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मेरी छाती जो है 56 इंची की है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो सीना है, वो कम से कम 76 नहीं तो 66 इंची का ज़रूरी है। इसलिए हिंदुस्तान ये सब बातें सुनता है, और मैं समझता हूँ कि उन लोगों को खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं, बल्कि कहूँगा ज़हर उगल रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक दारुल अमन है। ये बात मैं हर जगह ये बात कहता हूँ, इंडिया इज़ नॉट दारुल हरब, इट इज़ दारुल अमन। ठीक है? और जहाँ वो रह रहे हैं, खुदा का शुक्र अदा करें कि वो इराक में नहीं है, वो सीरिया में नहीं है, बल्कि कहूँगा वो पाकिस्तान में नहीं है, अफ़गानिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में है। तो ये नाशुक्रगुज़ारी है अल्लाह की। हम सबको एक दिन कब्र में जाना है, मैदान हशर में खड़े होना है, तो अल्लाह ज़रूर पूछेगा ऐसे लोगों से
कि मैंने तुम्हें एक पुरअमन ज़मीन पे पैदा किया, तुमने उसी की बुराई की। जहाँ जिस थाली में बैठे उसी में तुमने सुराख किया, तो ऐसा तुमने क्यों किया? तो मैं समझता हूँ मेरा जो जो आपका सवाल था उसका जवाब ये पूरा हो गया। ने उम्दा ढंग से अपना मौक़िफ़ पेश किया, मगर यहाँ अमेरिका में अभी जो यूनाइटेड स्टेट का फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कमीशन है, उसने मुतनाज़ा बात की। भारत के बहुत सारे ऐसे राइटर्स जो मुस्लिम बैकग्राउंड के हैं, वो लिखते रहते हैं यहाँ वॉशिंगटन पोस्ट में, इन अखबारों में। इसके बारे में हमें ये बहुत हैरत होती है कि फिर इतना फॉल्स नैरेटिव क्यों चल रहा है भारत से बाहर, भारत के खिलाफ और बीजेपी सरकार के खिलाफ। जी, देखिए मैं बहुत ही समझिए एहतराम के साथ मैं इस बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हिंदुस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हिंदुस्तान से बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो वेस्टर्न कुछ नेशंस हैं और कुछ हमारे पड़ोस में भी लोग हैं हिंदुस्तान के, जो मुल्क को डीस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं और जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जो है इट शुड रन ऑन अ फास्ट ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस। तो उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। उनको ये बात भी पसंद नहीं आई कि जो हिंदुस्तान ने दवाएँ दी हैं मुल्क के हमारे मुल्क ने कम से कम 100 मुल्कों को जो दवाई माँगी गई थी, ठीक है? जो उसको भी उन्होंने हिंदुस्तान ने जो है एक्सपोर्ट किया। तो हिंदुस्तान काफ़ी तेज़ रफ़्तार से आगे जा रहा है। अब आपने कुछ लोगों के मज़ामीन का ज़िक्र किया, कुछ लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हिंदुस्तान से बाहर वेस्टर्न मीडिया में कि ये मॉब लिंचिंग हो रही है, ये है वो, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। देखिए, मॉब लिंचिंग के तो कोई भी हक में नहीं है। तो मॉब लिंचिंग कहीं भी हो, किसी की भी हो, वो नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी इसको किसी तरह से भी इसको ठीक नहीं समझता। लिंचिंग्स हुई हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा बिकॉज़ ऑफ अ फ्यू अनफॉर्च्यूनेट एंड स्ट्रे इंसिडेंट्स, द एंटायर नेशन शुड नॉट बी टर्म्ड एज़ लिंचिस्तान। जैसा कि एक जर्नलिस्ट ने अरुंधति रॉय ने बिल्कुल बड़े बेशर्मी से कह दी ये बात कि ये लिंचिस्तान है। कुछ और लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया, कुछ और भी लोग हैं, ठीक है? ये कम्युनिस्ट लॉबी के लोग हैं। ये कम्युनिस्ट लॉबी के जो लोग हैं, ये मतलब हिंदुस्तान को कहीं से कहीं तक जो है हज़म नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ख़्याल ये और एक हमारे एक कुछ ब्रिगेड बने हुए हैं, मैं बताऊँ आपको, नाम भी दे देता हूँ मैं, जो हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं और ज़हर उगलते हैं, बल्कि आग लगाते हैं हिंदुस्तान के चारों तरफ। देखिए, एक तो है लुटियंस गैंग, जो लुटियंस दिल्ली है, जो रॉयल दिल्ली है, जिसमें बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता और अपने सपा-बसपा के नेता जो हैं, ये रहते हैं। एक है खान मार्केट गैंग, वो भी एक पॉश कॉलोनी है। वहाँ पे हमारे जैसे गरीब लोग तो जा नहीं सकते, बड़े-बड़े लोग जाके वहाँ 1 कप चाय का पीते हैं, जो ₹125 का मिलता है, ठीक है? अलावा इसके एक और गैंग है, उसको हम बोलते हैं अवार्ड वापसी गैंग। अवार्ड वापसी गैंग वो है कि मतलब ज़रा-सी कोई बात होती है, ये लोग अवार्ड अपने वापस करने लगते हैं। अरे भाई, क्या मतलब है आपका? आपको अवार्ड मिला है, एक अच्छी एक आपको इज़्ज़त मिली है, तो आप क्यों सरकार के मुँह पे तमाचा मारते हैं उसको वापस करके? अच्छा, अवार्ड वापसी है तो आप सब चीज़ों पे करिए, ठीक है? अभी वहाँ पालघर में महाराष्ट्र में 2 साधु उनका ड्राइवर मारा गया। तो जो अवार्ड वापस करने वाले थे, एक ने भी अवार्ड वापस नहीं किया। इट शुड बी ये सारा एक बराबरी से होना चाहिए, ठीक है? रैंडम होना चाहिए, ना कि ये कि भई उससे ये लगता है कि भई एक एक बहुत ही गंदी जो पॉलिटिक्स है, बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट पॉलिटिक्स है, वो यहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है और ये लोग पूरे हिंदुस्तान को हिंदू और मुस्लिम नेशन में मतलब एक तरफ तो वो कहते हैं कि इट्स ऑल हिंदू, दूसरी तरफ कहते हैं यानी उन्होंने इन लोगों ने अदरवाइज देखिए वी जेल्ड लाइक शुगर एंड मिल्क, लेकिन इन लोगों ने ये जो कम्युनिस्ट कुछ मैंने आपको नाम बताए और भी पूरी लॉबी है, एक पूरा एंटी गवर्नेंस यहाँ पे लॉबी चल रही है। इसकी फंडिंग होती है बाहर से, इसकी फंडिंग होती है कई कंट्रीज से फंडिंग होती है, ठीक है? और ये जो लोग हैं ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जो है तेजगाम रास्ते पर चले, तो इस वजह से सारी चीजें हो रही हैं। खुदा का शुक्र है मुसलमान यहाँ 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, हर तरीके से आराम से है, रमजान चल रहे हैं, पूरी चीजें उसको मयसर हैं, खजूर से लेके केले, केले से लेके अनानास, अमरूद वगैरह, संतरे, सारी चीजें उसको मयसर हैं,
कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको नहीं मिले। तो ये नाशुक्रगुजारी है अल्लाह की, जो लोग इस तरह की बात करते हैं। भारत के जो मुसलमान हैं अगर वो गिरदोपेश के मुस्लिम कंट्रीज से अपने आप को कंपेयर करें और बहुत सारी दुनिया की ममालिक से कंपेयर करें तो बहुत बेहतर हालत में है। ये हमें भी बात समझ आती है। आपने मॉब लिंचिंग की बात की, हर हर सतह हर मुकाम पर इसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए, मगर आपने खुद ही जिक्र किया अभी कि ये जो अभी जैसे 2 साधु और उनके एक ड्राइवर को भी मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, तो ये बाज़ औक़ात भारत जैसे समाज में जहाँ इंसाफ के हसूल में फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है तो वो भैंसों की स्मगलिंग के सिलसिला में या किसी भी सस्पिशन के सिलसिला में वो मॉब लिंचिंग कर देते हैं। मज़हब से ये बात बहुत कम जुड़ी होती है। क्या जिस तरह मैं ये बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिचुएशन आप भी महसूस करते हैं? देखिए ताहिर साहब, आपने बड़े खूबसूरत शेर से अपना एक सवाल पूछा है। और चूंकि जो हालात हिंदुस्तान में जिस तरह के हैं, एक हमारे दोस्त शायर हैं अफजल मंगलौरी, उनके शेर से मैं शुरुआत करता हूँ। बहुत सिंपल शेर है कि कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। बहुत तो बढ़िया। अब असल में अब आपने जिक्र किया कि अगर कोई भेड़ बकरी इस तरह के जो है जानवर ले जा रहा है तो उसके ऊपर अटैक होता है, तो अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अटैक क्यों हो रहा है? क्यों दो एक वाकयात इस तरह के हुए कि सब्जी वालों से ये कहा गया कि आप जो है अपने सब्जी पे भगवा झंडा लगाओ या कुछ करो उसकी वजह वो लोग नहीं हैं जो उनको एनफोर्स कर रहे हैं या जो उनको वहां से भगा रहे हैं या कहीं मारपीट भी हुई है। उसकी मेन वजह खुद हमारे अंदर ही बीच में से कुछ लोग हैं। देखिए मैं बताऊं, सबसे बड़ा मसला क्या हो गया आजकल। ताहिर साहब, आप तो टीवी चैनल मैनेज करते हैं और ये आप ही की ये मसला आप ही की लाइन से जुड़ा हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 20-25 लोग ऐसे हैं, उसमें उलेमाए दीन भी हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल्स भी हैं और दूसरे पॉलिटिशियंस भी हैं, जो रोजाना टीवी पे आकर रोजाना धांधा करते हैं, टीवी पे आकर रोजाना जहर घोलते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है जहर उगलते हैं। मोदी के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं है जो उनके जबान पर नहीं आती है। और इस तरह का जो वो एक सीन क्रिएट करते हैं ना, उससे क्या है देखिए, हमेशा हिंदुस्तान में सदियों करनों से हिंदू और मुस्लिम बड़े आराम से रहते चले आए हैं। आप गालिबन पाकिस्तान से हैं, मुझे पता नहीं कराची से हैं या लाहौर से हैं, कहाँ से हैं, जहाँ से भी हैं। तो एक वक्त तो वो भी पूरा एक बड़ा हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो लोग वहां भी बड़े प्यार मोहब्बत से रहते चले आए थे। लेकिन अब मसला क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपनी अपनी सियासी दुकानें खोल ली हैं। इन सियासी दुकानों की फंडिंग होती है, इंडिया से भी होती है और बाहर से भी होती है। मिसाल के तौर पे दिल्ली में राइट्स हुए थे, तो इन राइट्स में 120 करोड़ जो यहाँ पैसे बटे थे, एक एसोसिएशन है साउथ की, केरला की, उसका नाम है पीएफआई, तो ये पैसा वहां से गया था और यहाँ राइट्स हुए। इसी तरह से ये जो 20-25 लोग हैं टेलीविजन पे जाके जो जहर उगलते हैं, उससे माहौल बहुत ज्यादा खराब हुआ है और ये इस तरह की बातें आती हैं। अब देखिए, हिंदू कौम की मैं ये तारीफ करना चाहूंगा कि 95 to 99% जो हमारे बिरादरान वतन हिंदू हैं, वो बड़े ठंडे मिजाज के हैं। दे आर कूल एज क्यूकम्बर, ठीक है, और बहुत प्यार मोहब्बत से साथ रहते चले आए हैं, ठीक है। लेकिन हम इस तरह की बातें करते हैं जाके उनके बीच में, चाहे वो टेलीविजन के ऊपर हो, चाहे वो किसी सियासी प्लेटफॉर्म पे हो, कि उनका जो सब्र तहम्मुल है वो हम इतना स्ट्रेच कर लेते हैं कि वो हमें ये डर लगता है, मुझे ये डर लगता है कि खुदा न खास्ता इतना स्ट्रेच ना हो जाए कि वो एक अनबियरेबल पोजीशन आ जाए और फिर वो आर्या पार की जो है बात में तब्दील ना हो जाए। अल्लाह करे ऐसा नहीं हो। लेकिन ये लोग जो टीवी पे जा करके जो अपने को अमाइदीन मिल्लत कहते हैं, अकाबरीन मिल्लत कहते हैं, उलेमाए दीन कहते हैं, अपने को ये इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंशिया बोलते हैं, ये ऐसा जहर उगलते हैं। ये तो मतलब अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान जिन लोगों के जरिए आज गवर्न किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये सब इनको मतलब झेल रहे हैं। और बहुत एक अफसोसनाक चीज जो अभी देखने में आई, हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं जफरुल इस्लाम खान साहब, वो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के फर्जंद हैं। और मौलाना वहीदुद्दीन खान बहुत ही एक सेकुलर आदमी हैं, उनके ताल्लुकात सभी से रहे हैं।
ठीक है? और आरएसएस में भी उनकी बहुत अच्छी रिसाई है, उनकी बड़ी रिगार्ड करते हैं और वो बैलेंस की बात करते हैं, जोड़ने की बात हमेशा की है मौलाना वहीदुद्दीन खान ने। उन्हीं के जो साहबजादे हैं, उन्होंने एक तोड़ने की बात की। उन्होंने एक खत लिखा वहाँ कुवैत के शेख को, चीफ को वहाँ पे, कि हिंदुस्तान में बड़ी ज्यादती हो रही है, मुसलमानों में इस तरह की बात हो रही है, और ये कि अगर हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान के मुसलमान अगर वो सड़कों पर आ जाएं तो एक जलजला आ जाएगा, दुनिया दहल जाएगी। मैं समझता हूँ रमजान के दौरान इस तरह की बात, सुलझे हुए आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, शरीफुल नफ्स आदमी है, लेकिन खुदा जाने उनके बहन में किसने ये जहर भर दिया कि वो उन्होंने ऐसा खत लिखवारा, उसको उन्होंने ट्विटर कर दिया, क्या कर दिया, फेसबुक पे, और उससे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। और अरब कंट्रीज में इतना बढ़िया काम करके आए थे हमारे वजीर आजम कि सारे अरब कंट्रीज ने उन्हें बेस्ट जो सिविलियन अवार्ड है अरब नेशंस का, वो मोदी को दिया। ऐसा तो जुल्फिकार अली भुट्टो को कभी नहीं मिला, एयर वाइस मार्शल अयूब खान को नहीं मिला, जो कि दोनों पाकिस्तान को चलाने वाले बहुत बड़े नाम है, ठीक है? ईरान के जो है उनको किसी बादशाह को नहीं मिला, ठीक है? अहमद रजा शाह पहलवी को नहीं मिला, बहुत बड़ा नाम है उनका भी, किसी को नहीं मिला, ठीक है? यानी अरब कंट्रीज, मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज ने सबसे बढ़िया अवार्ड किसको दिया? मोदी को। अरे भाई कोई तो बात है मोदी में, ठीक है? और ये किसी मुस्लिम वो हेड ऑफ स्टेट को नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, और अफसोस होता है। इससे क्या होता है? इससे एक ये मैसेज जाता है कि ये जो मुसलमान हैं ऐसे ही होते हैं। अब पूरी वो अपनी मैगजीन चला रहे हैं, सब कुछ है, और माइनॉरिटीज कमीशन ऑफ दिल्ली के वो चेयरमैन है। तो हमें बहुत यहाँ देखिए सोच समझ के चलना है। और देखिए, बजाय इसके कि हम मुखालिफत करें बीजेपी की, हम आरएसएस की बुराई करें। आपने एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था, और ये वीडियो मैं सब जगह हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को दिखाता हूँ कि देखो आरएसएस को आप गालियां बकते हैं, आरएसएस को आप जो है वो समझते हैं कि भाई ये मुसलमानों के दुश्मन है। आपने जिस तरीके से आरएसएस की जो बस आपने हकीकत बनाए बयान की है, आपको क्या चाहिए आरएसएस से? अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आपने हक की बात की है, इंसाफ की बात की है, सच्चाई बयान की आरएसएस के ताल्लुक से, संघ परिवार के ताल्लुक से, कि सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, दे आर साइंटिस्ट, ठीक है? और ये हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। पता नहीं हमने कैसा एक वो बना दिया है, अजीब किस्म का नैरेटिव आरएसएस के खिलाफ। और मैं आपको एक बात कह के मैं बात को मुझे इजाजत दीजिए। ये बात शायद 1995 की है, शायद दो दो हवाई जहाज, बहुत ही खौफनाक हादसा था, अफसोसनाक हादसा था। दिल्ली के पास एक जगह है चरखी दादरी, उसके ऊपर वो लड़ गए। एक तो सऊदी अरब का हाजियों का था जहाज, जा रहे थे ये लोग हज के लिए, एक कजाकिस्तान का जहाज उतर रहा था। उस जहाज की जो पूंछ थी वो सऊदी जहाज में लड़ गई, उस सब अनफॉर्चुनेटली नीचे आ गए, और चरखी दादरी के मैदान में उनकी लाशें सब बिछ गई। तो वहां पे जो लोग आए उनकी लाशों को देखने, खास तौर से जो हज को गए हुए थे, वो सारे हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान से थे। तो ये जो आरएसएस के लोग थे, शिवसेना के जो लोग थे, ये उनको बाकायदा रातों को वो जाग करके उनके लिए चाय चाय देना, उनको किसी को दूध देना, किसी को जो है आराम के लिए थोड़ा चटाई दे देना, किसी को डबल रोटी खाना देना, ये काम कर रहे थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ये मैं जाके मुस्लिम इलाकों में बताता हूँ। खामोश होते हैं कई बार, मुझे मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं कि भाई आप तो खामखा की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, ये ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। और ये लोग, और आपने भी कहा था कि इनके आरएसएस में राष्ट्रीय स्वयं संघ है, ये सेना नहीं है। इसमें इसमें सेना, ये जैसे हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह है, ये जैश ए मोहम्मद में, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये इंसानों की सेवा के लिए नहीं, उनके खात्मे के लिए बनाई गई हैं। अब मुझे बड़ा अफसोस होता है, देखिए मैं भी एक मुसलमान हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि हम लोग किसकी मिल्लत से हम चले। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, क्या शानदार पर्सनैलिटी थी, क्या जबरदस्त वो इंसान था कि आधी दुनिया को अपना कर गया। हम उसी शख्स की मिल्लत हैं, और हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम आपके नाम में, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हम जान देने और लेने को तैयार होते हैं, लेकिन आपके रास्ते पे चलने को तैयार नहीं होते। सारा मसला यही पैदा हो रहा है ताहिर साहब, मसला सारा यही है। आपने बहुत अहम बातें की फिरोज़ भाई। मैं वन बाय वन उनको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहूँगा अपनी गपशप में आपके साथ।
आपने बात की कि 20, 25, 30 लोग हैं जिन्होंने हॉस्टेज मुस्लिम कम्युनिटी को बनाया हुआ है, चाहे वो एक्सट्रीम लेफ्ट के सूडो इंटेलेक्चुअल्स हों या चाहे लुटियंस हों, चाहे वो हमारी अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के सियासी कारोबार करने वाले लोग हों। तो क्या भारत की 200 मिलियन लोगों को, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को, ऑलमोस्ट 200 मिलियन मुस्लिम कम्युनिटी को, क्या इतना आसान है हाईजैक करके रखे रखना? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ इसमें हकीकत क्या है। मुस्लिम जो कम्युनिटी है जानकार है, पता है, और मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो देशभक्त है, यानी वो मुल्क के तई वफादार है। और जो हमारे यहाँ कहा गया इस्लाम में कि हमारा जो आधा ईमान है मुल्क से वफादारी है, ठीक है, यानी हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। तो सारे मुसलमान इसमें यकीन रखते हैं और मुसलमान इसी रास्ते पे चलते हैं। मगर मसला क्या पैदा हो जाता है, उनके 20 से 10 कॉल ये जो 20-25 लोग हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो उलेमा हजरात हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, ये इस तरीके से ढक्कन कस देते हैं उनके ऊपर। यानी मैं बता रहा हूँ कि सारा मुसलमान इनके साथ नहीं है, लेकिन ये इस तरह का एक डायस्पोरा, इस तरह की एक सूरत हाल क्रिएट कर देते हैं कि जैसे सारा मुसलमान हमारे साथ है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी ये जमात तबलीगी जमात का किस्सा हुआ, मैं तबलीगी जमात के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मैं क्लियर कर दूं। लेकिन जो उनसे एक भूल हुई, दैट वाज लाइक अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। चलो भूल होती है, सबसे होती है, हमसे होती है, आपसे होती है, सबसे होती है। भूल हो गई थी, तो उनके जो अमीर हैं, चीफ हैं, उनको बहुत ही, यानी एक मैं समझता हूँ कि डिग्निफाइड तरीके से आके एक तो ये ऐलान कर देना चाहिए था कि भाई ठीक है, ये थोड़ा हमने एहतियात नहीं बरती और हमें तो फरवरी मार्च में अपनी गैदरिंग्स को ख़त्म कर देना चाहिए था। तो मतलब ऐसा उन्होंने नहीं किया और इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। अब जब इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा, तो फिर ये कह दिया कि जी ये मुसलमानों के पीछे पड़ गए और ये हिंदू मुस्लिम बना दिया कोविड को। कोविड-19 हिंदू मुसलमान नहीं देखता, ये ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे जो लोग थे, असल में हुआ क्या था, मलेशिया में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था यहाँ, आई थिंक सम टाइम इन द मंथ ऑफ फरवरी। काफ़ी लोग अनफॉर्चुनेटली उसमें से इन्फेक्ट हो गए थे। ठीक है, बीमारी लगती है, लेट अस नॉट स्टिग्मेटाइज एनी पर्सन हु इज सिक। वो भी हमारी तरह इंसान है, कल वो बीमार है, आज हम बीमार हो जाए, वो स्टिग्मा नहीं लगाना चाहिए। एक इंसानियत का जो है बर्ताव इन सबके साथ करना चाहिए। तो इनको भी तो चाहिए था ना कि जो जमात के जितने लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, इनको भी तो ये चाहिए था इंसानियत का बर्ताव, सरकार के कहने के तरीके पे चलते। सरकार तो इंसान नवाज है। अब उन्होंने क्या किया, वो सरकार के भी दुश्मन हो गए, वो अपने भी दुश्मन हो गए, और जहां वो जाएंगे अपने खानदान के भी दुश्मन हो गए और पूरी सोसाइटी के दुश्मन हो गए। तो अब देखो सामने जो हो रहा है, वो तो आदमी जो देखता है मीडिया भी वही पिकअप करता है, दुनिया भी ये कहती है। अब जमात के थे, मैं तो इसमें मुझसे एक सवाल पूछा गया, आपका क्या ख्याल है? तो मैंने कहा कि देखिए, जितने भी जमाती हैं वो सारे मुसलमान हैं, ठीक है, उनसे गलती हुई है, लेकिन आप ये ना कहिए कि सारे मुसलमान जमाती हैं। जमातियों को मुसलमान से अलग करके देखिए, इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो जमाती बेचारे बीमार हैं, उनका भी अच्छा इलाज होना चाहिए, बल्कि सरकार ने बड़ा अच्छा इलाज किया उनका। उसमें से 150 जमाती जो थे, उनको इंडिया का जो सबसे एक अहम हॉस्पिटल है एम्स, वहाँ पे ले गए, उनका इलाज कराया, उनका कोविड-19 से भी वो ठीक हुए, और उसके अलावा और भी बीमारियाँ थी वो भी। तो सरकार तो अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन हमारे जो ये लोग हैं, बकौल जो मेरी उस दिन एक मीटिंग हुई थी जर्नलिस्ट की सरसंघचालक के साथ, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान बहुत अच्छी कौम है और 50% मुसलमान तो मतलब हुकूमत के साथ हैं, वो मोदी जी के साथ हैं, वो सरसंघचालक सबके साथ हैं, गवर्नेंस के साथ हैं, बात सुनते हैं गवर्नेंस की, और जो भी अनाउंस होता है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो 50% हैं, वो मतलब थोड़ा-सा ज़रा खुल के नहीं आते हैं, और बाकी जो 50% हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो बहुत सीधे-साधे हैं और उनको वरगला दिया जाता है, उनको हिंदू-मुस्लिम कह दिया जाता है, उनके अंदर आग फैला दी जाती है कि भई ये आरएसएस तुम्हारी दुश्मन है, शिवसेना तुम्हारी दुश्मन है, विश्व हिंदू परिषद तुम्हारी दुश्मन है, बीजेपी दुश्मन है। अरे भाई, दुश्मनी का सबूत तो दो, ठीक है? कल को मैं कह दूं जमात इस्लामी हिंदुओं की दुश्मन है,
जमात इस्लामी तो नहीं है दुश्मन। ये बेसिर पैर की बातें, ये जो 20-25 लोग हैं जिन्होंने ढक्कन कस रखा है पूरी कम्युनिटी के ऊपर, उसकी वजह से ये बातें होती हैं। और आपने कहा कि पूरी 20-25-30 करोड़ जो मुस्लिम यहाँ पे आबादी है, तो क्या उसको इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? उसको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है? ये दिस इज़ अ ट्रेजेडी। जिस तरीके से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को एक शख्स ने आके ईमानदारी का लिबादा पहना, ईमानदारी की बात करी, सब अच्छी-अच्छी बातें, बहुत प्यारी-प्यारी बातें करी, उनको बेवकूफ़ बना गया, 2 बार बेवकूफ़ बना दिया। ये होता है। ये तो एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें ऐसा होता है, बेवकूफ़ बन जाते हैं लोग। हम दिल्ली में बेवकूफ़ बन गए, ठीक है ना? दिल्ली में कुछ इतना अच्छा गवर्नेंस नहीं है। तो ये यही मुसलमानों के साथ, 25-30 करोड़ मुसलमानों के साथ भी यही हुआ है।